Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel. ये आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के लिए, और उसी कड़ी में मैं आज कराने वाला हूँ 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस 11th आर्ट्स के लिए। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल है लर्न विथ ज़ेब, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे सजेशन वगैरह दे सकते हैं। ZEB_AZ7210 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पे जो 24 अप्रैल से जो फ्री में मॉक टेस्ट होने वाला है AMU और जामिया के लिए 11th आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे zebjr909@gmail.com पे। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो हमारा मेन टॉपिक है आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना, वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर के सवाल आते हैं, यानी कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो ट्रेंड रहा है वो किन किन टॉपिक्स को और किन किन चैप्टर्स को टारगेट करने का ट्रेंड रहा है। सबसे पहले ये आप देख लें, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आप वहाँ भी पढ़ लें। अभी तक जो ये ट्रेंड रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पेपर में और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो यही उम्मीद है इस बार भी शायद नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर हो भी तो आप बेहतर तरीके से आप एडमिट कार्ड पे भी देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर पे भी देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ये देखें, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन टेस्ट, और बाकी सब आपको पता ही होता है क्या करना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़, तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया पूछा हुआ है, और ये आपके क्लास 10th के बुक में शायद ना मिले, ये 9th के बुक में मिलेगा। मगर आपने अगर मनोहर पांडे को पढ़ा है तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है 2.45 मीटर स्क्वायर किलोमीटर, 3.28, 3.10 और 2.92 मीटर स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मनोहर पांडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जीके जीके के क्वेश्चंस जो होते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर, इन सबको मिला के ही जीके बनता है। तो स्टैटिक जीके के पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कुछ करंट अफेयर से भी। तो आपको मनोहर पांडे तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के थोड़े से जो चैप्टर्स हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गया, ये आप पढ़ लें। और जीके में हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स, ये सब जो पोर्शन है वो आपको बहुत बढ़िया से मनोहर पांडे को पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। ये सब आपको मिल जाएगा मनोहर पांडे आपको बढ़िया से पढ़ ही लेना है। जनरल साइंस भी वहाँ से पढ़ के जाना है मनोहर पांडे से, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो मेन जो गैस है रिस्पॉन्सिबल, वो कौन सा है? CO, CO2, CFC या O2। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करें, पहले जवाब देने की कोशिश करें और फिर उसके बाद मेरा जवाब सुनने की कोशिश करें। थर्ड में देखें कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री के बुक से है, क्लास 10th के हिस्ट्री से, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से है। भूदान ग्रामदान मूवमेंट को शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या सरदार पटेल? आपको पता है कि विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। बाकी इन सब के बुक्स याद रखें, महात्मा गांधी के बुक्स, जवाहरलाल नेहरू के बुक्स। और सरदार पटेल किस मूवमेंट से रिलेटेड है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सरदार पटेल किस मूवमेंट से रिलेटेड है। विच सिटी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? ये ज्योग्राफी के क्लास 10th के चैप्टर में ही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में शायद ये देखने को मिल जाए। ओके, विच सिटी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, वहाँ कम्युनिकेशन वगैरह है ना, एक सब टॉपिक है उस चैप्टर का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया
कौन है, ये आपको जवाब देना है। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद या बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। और बाकी जो आपको निकनेम्स हैं कुछ सिटीज़ के, जैसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये सब आपको याद रखना है। फिर ये बताएं क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया एयरलाइंस, अगेन उसी चैप्टर से, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया एयरलाइंस की बुनियाद कब रखी गई थी, इसकी स्थापना कब की गई। अगस्त 1953, अगस्त 1950, अगस्त 1947 या अगस्त 1954। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो राइट आंसर है वो अगस्त 1953। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है आपको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है, आपको पता है, तो किस जगह पे क्या नाम है वो बताना है। इसमें क्या पूछना है कि कौन सा गलत मैच किया गया है, यानी कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ये ध्यान से समझें, इनकरेक्ट को आपने मार्क कर लेना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्पा मैक्सिको, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम मिल्पा है मैक्सिको में। ब्राजील में रोका कहते हैं, वेनेजुएला में मसूल कहते हैं और इंडोनेशिया में लडांग कहते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन गलत है, गलत आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो गलत आंसर है वो ये है, मसूल वेनेजुएला। बाकी ये सब सही है। बाकी आप देख लें, उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में भी अलग अलग नाम है ना, तो ये भी आप देख लें, एग्रीकल्चर चैप्टर से है तो उसको देख ले अच्छा से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीग्यूमिनस क्रॉप। तो दलहनी फसल कौन सा है इसमें से, मिलेट्स, जवार, सीसमम या पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, आपको पता है कि पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए कि विच इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं, हिंदुस्तान का व्हाइट गोल्ड कौन सा है ना, यानी कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। कॉटन, जूट, राइस, शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये कहा जाता है कॉटन को। और आप बताएं कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कल यानी कि 24 अप्रैल से फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट मैं करा रहा हूं, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक वीडियो रिलीज कर दिया है मैंने, उस पर आपको देख लेना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता साधन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज या एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो राइट आंसर है वो है रोडवेज होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रोडवेज है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, IGI एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर। आपको जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनका नाम और उनका डेस्टिनेशन याद रखना है कि कौन सा मेजर एयरपोर्ट किस लोकेशन पे है। तो IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या बेंगलोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। 11 देखें कि इन बेल्जियम देयर वर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड, तो डच स्पीकिंग और किसके बीच में, बेल्जियम के अंदर, यानी बेल्जियम जो कंट्री है उसके अंदर लड़ाई था। साथ ही साथ आपको बताना है कि कैपिटल क्या है बेल्जियम का। तो किसके किसके बीच में, किस लैंग्वेज को लेके लोग आपस में लड़ रहे थे, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश या रशियन। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंच। आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन से दो रीजन था जहां पे ये लड़ाई थी और किस रीजन में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, आपको पता है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका का, सिन्हाला। तो ये बताएं कि जो ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो सिन्हाला भाषा के बोलने वाले लोग हैं, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट या मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिस्ट। और बुद्धिस्ट और सिन्हाला जो है ऑफिशियल रिलीजन और ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका का। आपको बताना है श्रीलंका का कैपिटल प्लस श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन, अभी यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, ये सवाल पूछा गया है। 27, 28, 29 या 30। आपको पता है यूरोपियन यूनियन से जो यूके है वो अलग हो गया है, तो पहले 28 था, अब हो गया है 27। ये राइट आंसर हो जाएगा। आप ये भी बताएं कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 14, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हायर
और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो डिवीजन होता है, जो बंटवारा होता है, उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन, पैरेलल डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन या वर्टिकल डिवीजन? क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो गया वर्टिकल डिवीजन। हायर और लोअर का मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। और जो डिवीजन होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, चूज द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। ये तो मतलब हर क्वेश्चन में पूछा गया है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। ये आपको बहुत बढ़िया से समझ लेना है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कराया है, उसमें लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंडिया बेल्जियम, यूएसए स्पेन, यूएसए ऑस्ट्रेलिया और स्पेन या श्रीलंका? इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो राइट आंसर है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसको किस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? वैसे तो देखो, यूनियन लिस्ट बिल्कुल ये अकेली जिम्मेदार है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर कानून बनाने के लिए। कंकरेंट लिस्ट में भी बना सकती है वो, है ना। और रेसिडुअरी लिस्ट का पावर तो है ही, यानी कि ऑल ऑफ दीज। विच इज नॉट, नॉट पे सबसे पहले आपने मार्क करना है। नॉट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? विलेज पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ब्लॉक समिति या जिला परिषद? क्वेश्चन नंबर 17, आपको पता है म्यूनसिपैलिटी पंचायती में नहीं आता है, ये म्यूनसिपैलिटी वाले में आता है। 18 में आ जाए कि विच कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट करती है? बेल्जियम, श्रीलंका, नन ऑफ द अबव या बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका? क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको पता है कि बेल्जियम, है ना, ये यूनिटरी रहती है और फिर ये शिफ्ट करती है फेडरल में। यूनिटरी का मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, है ना। फेडरल का मतलब पावर डिवाइडेड होता है। 18 के बाद 19, ये स्टोरी आप पढ़ेंगे जब बेल्जियम वाला, बेल्जियम और श्रीलंका में, तो आपको पता चलेगा। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिविक्स में है क्लास 10th के। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मेन फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? कंटेस्ट इलेक्शन, जज द सिविल केसेस, अपॉइंट पब्लिक सर्वेंट या कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस? क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर यही है कि कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लासिफाइड एज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये आपने पढ़ा है कि वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, बाई पार्टी सिस्टम यूके और यूएसए में कह सकते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान में है। तो ये ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा संयम बरतना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। हु रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिकॉग्नाइज करता है, उनको सिंबल कौन अलॉट करता है? यूपीएससी से क्या मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का? सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या ही लेना देना पॉलिटिकल पार्टी से? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही राइट होता है कि किसको सिंबल देना है, किस पार्टी को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि आपने देखा कि लेटेस्ट जो नेशनल पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी। तो यूपीएससी ने नहीं कहा है कि भैया मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसीलिए आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने नहीं कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रही है कि भाई ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का, वो फुलफिल कर रही है आम आदमी पार्टी, तो इसको क्या बना दो, इसको नेशनल पार्टी बना दो। और 3 जो नेशनल पार्टियां थी पहले से मौजूद, उनको हटा दिया गया नेशनल पार्टी के स्टेटस से। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो आपको बताना है कि कितनी नेशनल पार्टियां हैं। 6 नेशनल पार्टियां हैं, उनका नाम लिखना है। साथ ही साथ कौन सी 3 नेशनल पार्टियां हैं जिनको हटा दिया गया है, यानी कि अब वो नेशनल पार्टी नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट रूलिंग अलायंस एट द सेंटर। अभी हाल फिलहाल में जो सेंटर में है, जो केंद्र की जो सरकार है, उसमें कौन सा गठबंधन या महागठबंधन जो भी है, कौन सी अलायंस है? यूपीए, एनडीए, नेशनल फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट? तो आपको पता है कि एनडीए की सरकार है। देखो, एनडीए में जो लीड रोल करती है वो बीजेपी, और यूपीए में जो लीड रोल करती है कांग्रेस। इनके साथ
यूपीए में कांग्रेस के साथ और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसी तरीके से एनडीए में भी बीजेपी के साथ और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो एनडीए के अंदर जो मेजर जो रोल है वो किसका है, वो बीजेपी का है, और यूपीए में किसका है, कांग्रेस का है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है। जाहिर सी बात है ये भी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या मिलिट्री रूल। क्वेश्चन नंबर 23 ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, यानी कि 2021-22 वाले पेपर में भी ये आया था। क्वेश्चन नंबर 23 ये डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 24 इन अ डेमोक्रेसी द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी। डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि भाई फैसला कौन लेगा, वो किसके हक में जाना चाहिए, है ना, कौन बनाता है, हाँ ठीक, कैसा होना चाहिए प्रक्रिया। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिव, डिस्क्रिमिनेटरी, ट्रांसपेरेंट या इलिजिटिमेट, कैसा होना चाहिए। जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो होना कैसा चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, शुड बी, कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो 24 का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई सबके सहमति से, है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे आते हैं कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉम्प्ट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा स्वतंत्रता, सबसे ज्यादा फ्रीडम कहाँ मिलती है, किस टाइप की गवर्नमेंट में मिलती है, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, थियोक्रेसी या डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 25, आपको पता है भाई कि सबसे ज्यादा आपको फ्रीडम डेमोक्रेसी के अंदर ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबरर। तो लैंडलेस लेबरर के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मतलब जो जमीनहीन किसान है या फिर लेबरर है उसको क्या चाहिए, सबसे पहले किस चीज के लिए वो डिमांड रखेगा, क्या चाहिए उसको। एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर वेजेस, मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन या एजुकेशन सेंटर्स, क्या चाहिए उसको। एक गरीब लैंडलेस लेबरर को क्या चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल, तो मोर डेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर वेजेस, यही चाहिए कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, अच्छा पैसा मिले, यही चाहिए। बाकी स्कूल और उससे क्या ही लेना देना उस बेचारे को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिफर्स टू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग फॉर 3 लेवल्स या नेशनल इनकम या ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये हो जाएगा ऑल द अबव। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। 28 आ जाए कि विच एजेंसी इशू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लो भैया यही सवाल आ गया, है ना। तो अच्छा वो ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा था, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताइए कि कौन सी एजेंसी इशू करती है। वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूएनओ या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर चीज़ और भी जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर, मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं और साथ ही साथ आपको पता है कि आप जो भी सर्कल करोगे वो प्रिंट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगा, बट कभी कभी इधर उधर हो जाता है। उससे बेहतर यह है कि सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर लें, और क्वेश्चन पेपर में मिसाल के तौर पे ये आपका सही जवाब है तो इसी को थोड़ा सा इस तरीके से बस एक पॉइंट लगा दे, ताकि इससे आपको अंदाजा हो कि आपने सही जवाब किसको लगाया है। बाद में इत्मीनान से आके घर पे जब आंसर की का एनालिसिस मैं करवाऊंगा, आंसर की आ जाएगा या फिर मैं अपने से करवाऊंगा, तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से मिला सकते हैं कि कितना सही कितना गलत हुआ। बहुत एक ऑनेस्ट आप क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ पे मेजर करेंगे। कार्बन कॉपी में क्या होता है कि कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं होता है, आपने ए पे लगाया हो और कार्बन कॉपी में सी दिखा रहा हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको करना यह है कि जिस भी पेन से आप सर्कल कर रहे हैं उससे क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो, सिर्फ आप ही वो पहचानेंगे कि आपने क्या आंसर लगाया है। ओके, ये बताएं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है। 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर या 3 ईयर। 1 ईयर, है ना, वो बच्चे जो जिनका इंतकाल हो जाता है 1 साल से पहले। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाए कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ, ये सब किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो गया बी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ये सब याद रखिए कि ये सब प्राइमरी सेक्टर में है। 31 में आए कि विच अमंग द फॉलोइंग शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज। आप बताएं इनमें से कि किससे पता चलता है कि किस कंट्री का इकोनॉमी कितना बड़ा है, इनमें से किस चीज़ का
इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। GSDP, GDP, PPP या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, जाहिर सी बात है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 32 में आ जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे नॉट पे गोला लगाइए कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा नहीं है। फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, बैंकिंग। सही जवाब है बैंकिंग। बैंकिंग किस में है? टर्शरी सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। 33 में आ जाए कि मनरेगा वॉज पास्ड इन द ईयर, कब पास हुआ था? 2005, 10, 14, 15। तो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनरेगा और RTI दोनों पास हुआ था। विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी नोट को जारी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, RBI या फाइनेंस कमीशन। तो ये RBI के गवर्नर का नाम लिखिए, साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल और फाइनेंस कमिश्नर कौन है उसका नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए कि इन रूरल इंडिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट यानी कि लोन की डिमांड किसके लिए ज्यादा होता है? लैंड परचेसिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, हाउस परचेसिंग या मेडिकल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा लोन की डिमांड होती है ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल का एग्जांपल क्या है? इनमें से किस चीज को कोलेट्रल कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन में क्या है कि लाइफ स्टॉक, लैंड, बैंक डिपॉजिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। किसको कोलेट्रल कहते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 36, कोलेट्रल किसको कहते हैं? कोलेट्रल का मतलब होता है कि जब आप बैंक जाते हैं लोन लेने तो आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो वो सिक्योरिटी में क्या चीज आप देंगे? क्वेश्चन नंबर 36। देखो लैंड तो होता ही है, बट लाइव स्टॉक यानी कि आपके पास जानवर वगैरह है, मवेशी वगैरह है, वो आप दिखाएंगे कि ठीक है आपका इतना ये है। बैंक के डिपॉजिट अगर आप दिखाते हैं तो ये सभी कोलेट्रल के अंदर में आता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको सिर्फ मार्क करके चले आएंगे। आप ध्यान ध्यान क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और ऑप्शन को देखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका राइट आंसर है, क्या इसका राइट आंसर नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 37 में आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन लेने के लिए क्या क्या जो उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये बिल्कुल जब आप मेरे नोट्स को देखोगे तो मेरे नोट्स में एक एक चीज़, एक ये जितना आप अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, जो सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, वो एक एक नोट्स, एक एक क्वेश्चन वो मेरे नोट्स में साफ साफ दिख जाएगा बिल्कुल। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है? इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल या ऑल ऑफ द अबव। ये कह रहा है कि भाई जब आप लोन लेते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का क्या रखना पड़ता है। तो उसमें आपको भाई इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए, पता होता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, प्लस कोलैटरल आपको सिक्योरिटी रखना है। तो ये सभी है, क्वेश्चन नंबर 37 का सभी है ऑल ऑफ द अबव। 38 में आ जाए कि विच कंट्री प्रोवाइड चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। कौन सी ऐसी कंट्री है जो बहुत ही सस्ता मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकेशन है, मतलब कि बहुत सस्ता वो कंट्री पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं हिंदुस्तान के अंदर वो चाइना से ही आती हैं, खिलौना से लेके मोबाइल तक। Identify the largest US automobile manufacturer with production spread over 26 countries of the world। उस US ऑटोमोबाइल का बताना है ना, जो 26 कंट्रीज में फैला हुआ है ना, जो लार्जेस्ट है US ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो 26 कंट्रीज में फैला हुआ है। ऑप्शन में है ऑडी, फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स या मारुति सुजुकी। इसका राइट आंसर है फोर्ड मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो गया बी, फोर्ड मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाए कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज। जो गवर्नमेंट बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटाती है ना, व्यापार करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या लिबरलाइजेशन। ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, वहाँ पे साफ साफ इन तीनों चीज़ों को मैंने बताया है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो जब वहाँ से आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और इसका जवाब दे सकते हैं तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल, लिबरलाइजेशन। अब ये है पैसेज, पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप आराम से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इंग्लिश का ये चैप्टर है ना? मतलब इंग्लिश का सिलेबस है, ये आप देख लें, इंग्लिश में क्या-क्या पूछा जाता है, इस तरीके से पैसेज पूछा गया है, आराम से इसको पढ़ें और पढ़ के इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो आप जवाब दें। फिर उसके बाद ये सब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये आपको देखना है कि टू विच टाइप डज द सेंटेंस बिलोंग। कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया है कि जामिया के सिलेबस में इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए और इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, बस इसका आंसर भी नहीं बताऊँगा, चलो बता ही देता हूँ, आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी। 53 देख लो, है ना? 53 का ऑप्शन नंबर डी है। 54 है, क्या कह रहा है? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का इम्पेरेटिव है। 55 में देखो, क्वेश्चन नंबर 55, 55 का बी। 56 देखो, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड, है ना? क्वेश्चन नंबर 56, इसका 56 का बी हो गया। फिर 57 देखो, 57 का भी बी हो गया। यहाँ 58 देखो, बहुत आसान है, इंग्लिश का भी जो सिलेबस है बहुत ही आसान है। 58 का ए हो गया। 59 देख लो, 59 का डी। 60, 60 का बी हो गया। आराम से पढ़ लेना और पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। 61 का सी। 62 का बी। 63 का भी बी। 64 का बी। 65 का सी। अब यहाँ से आ जाओ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम यूक्रेन, आपको पता है कि यूक्रेन में जब रशिया ने अटैक किया तो फिर वहाँ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया, है ना? इसी मिशन के तहत भारतीय सरकार ने क्या किया, वहाँ जो रह रहे थे लोग इंडियंस, उनको वापस लाए। तो ये पूछ रहा है कि भाई ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और किस कंट्री के बीच में चलाया गया? तो ये इंडिया के बीच में। अभी आपको याद रखना है कि जो टर्की में जो भूकंप आया था वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन को चलाया गया, ठीक है? तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, हु वाज द लास्ट, ये तो मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वाइस रॉय, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट, और किसके टेन्योर में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो आपको याद रखना है। ये मनोहर पांडे से आप कवर कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है, इसको पढ़ के आपको 2-3 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? क्वेश्चन नंबर 67, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन? क्वेश्चन नंबर 67, तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, ये है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सस्पेंड द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम? तो कौन सी ऐसी कंट्री पहले ऐसे कंट्री बन गई है जिसने क्या किया है, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ही सस्पेंड कर दिया है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रशिया। ये 2023 का सवाल था, सॉरी 2022 का सवाल था, है ना? तो याद रखना है। अब नहीं याद रखना है, अब जो करंट अफेयर की जो चीज़ें उसको याद रखना है। 68 का बताओ। 68 का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क।
69 विच विटामिन, ये विटामिन भाई आप रट्टा मार के चले जाओ पूरा विटामिन को। विटामिन वाला जो मनोहर पांडे में आपको देखने को मिलेगा कि किस विटामिन का क्या नाम है और उस विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है और किसके क्या चीज़ करने से वो जो कमी है वो दूर हो जाएगा। ये 3-4 क्वेश्चन आपको रट्टा मार के जाना है। अब इसमें देखो, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो कि विटामिन ए आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, शायद के नहीं होगा वहाँ पे। अगर के होगा तो बहुत बढ़िया, तब तो आपको पता ही होगा। अगर विटामिन के नहीं भी पता है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो। क्या कह रहा है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किस विटामिन की वजह से होता है, जो खून जो जम जाता है। तो भैया ए के बारे में पढ़ लिया होगा, बी सी डी इनके बारे में पढ़ लिया होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जिक्र ही नहीं होगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आंख बंद करके लगा सकते हो कि भैया लगता है यही होना चाहिए और यही राइट आंसर भी है। अगर वहाँ पे दिया होगा तब तो बहुत बढ़िया है ना, और नहीं दिया है तो भी आप अपने दिमाग से इसको क्या कर सकते हो, इसका बिल्कुल सही जवाब बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए, 20 में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी आपको आर्टिकल बताना है। देखो, प्रियम्बल बहुत बढ़िया से पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। इसके आर्टिकल्स पढ़ना है, फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, प्लस जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसको तो रट्टा मार लो पूरा। पता है क्या सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या फिर सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये बताइए इसमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है या डीपीएसपी है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी को आपने पढ़ लिया, 11 ही है, कम है, उसको पढ़ लीजिए। जब उसको पढ़ लेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, 11 फंडामेंटल ड्यूटी को याद रखना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से डीपीएसपी को भी आप एलिमिनेट कर देंगे अगर पूछेगा तो। साथ ही साथ जब मैं डीपीएसपी को मैंने कराया है इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स को, तो वहाँ पे मैंने फोकस किया है कि डीपीएसपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में है वो आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस आर्टिकल में है, 12, 13, 15, 16। तो ये है आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है बताइए जल्दी से, आर्टिकल 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन इज नेशनल साइंस डे। ये इंपॉर्टेंट डेज के टॉपिक्स मैंने कवर कराया है। मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब के ऊपर भी उस वीडियो को अपलोड कर दूं अगर वक्त मिलता है तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 1 मार्च या 8 मई, कब। 71, ये 28 फरवरी। 72, हु इज़ द फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको कई बार कहा है कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर कौन बनी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या श्रीमती सरोजनी नायडू, प्रोफेसर नजमा अख्तर जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की ये वाइस चांसलर थी, प्रोफेसर संती श्री धूलीपुड़ी पंडित। क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नजमा अख्तर, ऑप्शन नंबर सी, 72 का सी। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये भी थी, अब पहले कौन बना था, थोड़ा सा इसको देखना होगा मुझे, है ना। तो इन दोनों में वैसे ऑप्शन ये सही है, बट मुझे इनमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं दूसरा जो नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा मैं उसमें उसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज़ द प्रेसिडेंट, या आप अपने से देख लीजिएगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका व्हेन कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक। तो आपको पता है कि भैया इमरजेंसी जैसा सिचुएशन था श्रीलंका में, तो उस वक्त जब इस तरीके से क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था वहाँ पे, तो क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन था, श्री जयशंकर, महिंदा राजपक्षे, नयनाल राजपक्षे या गोटाबाया राजपक्षे। देखो, राजपक्षे बहुत मिलेगा, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर भी राजपक्षे हो और प्रेसिडेंट भी राजपक्षे हो। तो राजपक्षे देख के आप घबराना नहीं है, साफ साफ आप याद रखो प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं है कि आपने बस यही राजपक्षा याद कर लिया और पता चला कि दोनों ऑप्शन में
राजापक्षा दिख रहा है। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा वाला राजापक्षा था और प्रेसिडेंट कौन सा वाला था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो श्रीलंका की जब बात की जाए तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम आपको याद रखना है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा कि गोटाबाया राजापक्षे थे उस वक्त। 74 हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th के चैप्टर से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, राम प्रसाद बिस्मिल या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आपको पता है अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, एक शौकत अली थे और एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे। 75 में आ जाए कि विच सिटी विल होस्ट टू द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 75। इसका राइट आंसर लंदन, न्यू दिल्ली, बर्मिंघम या फिर गोल्ड कोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। फिर 76 में आ जाए कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। हिमालय भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये याद रखना पहले तो, वो नेपाल के अंदर है। अब जल्दी से नेपाल माउंट एवरेस्ट पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा आंसर, है ना, ये याद रखो। इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इंडिया में जो लोकेटेड है वो कौन सा है, तो आपको पता है ये तो है नहीं, तो इसको काट दोगे, कंचनजंगा ही है, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, डीपेस्ट, ये सब याद रखना है आपको बढ़िया से। मनोहर पांडे में मिलेगा, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, उसको पढ़ लो अच्छे से। तो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, गोवा है। 78 में देखो रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उनको जो नाइटहुड का जो टाइटल मिला था, जो अवार्ड मिला था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, जो ऑनर था उसको वापस कर दिया था। किसके प्रोटेस्ट में वापस किया था इन्होंने? मार्शल लॉ इन पंजाब, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, रॉलेट एक्ट या ऑल ऑफ द अबव। क्या हुआ था, क्या कांड हुआ था जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने वो ऑनर वापस कर दिया? क्वेश्चन नंबर 78। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाए 79, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। ये सब मिलेगा आपको मनोहर पांडे में, और फिर जियोग्राफी के भी चैप्टर में मिलेगा। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन किसके वजह से है? सीएफसी, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 79 बिल्कुल सही, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके वजह से है। 80 में आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, को सबसे पहले गोला लगाओ। नॉट अ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है पूछ रहा है? केरोसिन, काउडंग, सीएनजी या कोल। क्वेश्चन नंबर 80, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, काउडंग। हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब फ्रांस नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर है। फ्रेंच रिवोल्यूशन आपको बताना है कि कब हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ और अमेरिकन रिवोल्यूशन कब हुआ। तो और फिर ये भी बताना है कि फ्रांस रिपब्लिक कब बना, ये भी बताना है। तो नेपोलियन, मोंटेस्की, वोल्टायर या रूसो, किसने तबाह बर्बाद कर दिया था फ्रांस के डेमोक्रेसी को? क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल सही, नेपोलियन। ये नेपोलियन पे टिक लगाया मैंने। 82 में आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, गलत, कि द नॉर्थ रीजन वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ये वही वाला है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर का है, ठीक है। तो जो नॉर्थ रीजन है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में था। सेंटर, सेंटर पोप ने, ये है इटली है, ठीक है, ये इटली है, ठीक है। जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है वो उसके बारे में पूछ रहा है। इटली भी नहीं, ये जर्मनी है, ठीक है, पूरा पढ़ने, हाँ ये जर्मनी है। तो देखो जैसे ही फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन हो रहा है, आसपास के इलाकों में भी रिवोल्यूशन का भूत सवार है। तो अब इटली, जर्मनी और इसके आसपास में जितने भी एरियाज होंगे वो क्या करेंगे, वो आज़ाद होने की कोशिश करेंगे। तो वही बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 फिर क्या कह रहा है? द सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, ये भी सही है भाई। इटली के अंदर 7 स्टेट्स थे, 7 प्रोविंसेस थे। मतलब जैसे देखो
भारत है, इंडिया वॉज डिवाइडेड इन सो मेनी स्टेट्स। बहुत, आज तो 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। उस 28 स्टेट के कैपिटल का नाम याद रखना है, जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनका कैपिटल का नाम याद रखना है, 28 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का और गवर्नर का नाम याद रखना है, और जो यूनियन टेरिटरीज में अगर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है तो उनका नाम याद रखना है। सिंपल, इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इसमें जो कह रहा है कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 प्रोविंसेस, 7 प्रोविंस में, मतलब कि अलग अलग लोग रूल कर रहे थे, उसी के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ये सही है कि इटली के अंदर जो नॉर्थ रीजन था उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहा था, सेंटर पॉप के था, पपल पावर के साथ में था, और जो सदर्न रीजन था वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। ये जो सिर्दिनी या पिडमोंट है, बिस्मार्क नहीं रूल, बिस्मार्क तो भाई जर्मनी का था, है ना। तो ये आपको याद रखना, यही गलत है। इसी से अंदाजा लगा लो ये इटली है और ये बिस्मार्क कहाँ से आ गया, जर्मनी का है ये। आप बताएं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आपको निकनेम से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, इनकरेक्ट पूछा है। 83 आ जाए, क्राउन ऑफ ओक। देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, मतलब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ओक के पत्तों के अगर आपने ताज पहना है तो लोग क्या समझेंगे, कि क्या आप पागल हैं, या फिर क्या समझेंगे? लिबर्टी, रेडीनेस टू फाइट, हीरोइज्म, या बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा? क्या लोगों को लगेगा कि ये किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का निशान है? 83, तो ये है हीरोइज्म, साहस, बहादुर हैं आप। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन डिड ग्रीक रिवॉल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगन? शुरू कब हुआ ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस? 1819, 1822, 1821 या 1832? क्वेश्चन नंबर 84। देखो ग्रीक इंडिपेंडेंट होता है 1832 में। ये देखो सवाल क्या पूछा है, यही मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस कराने का मतलब ही ये है कि मैं आपको बताऊं कि वो सवाल पूछा क्या जा रहा है और आप गलती में जवाब क्या देने वाले हैं, है ना। ग्रीक इंडिपेंडेंस होता है, आज़ाद होता है कब? 1832 में। तो ये पूछा ही नहीं गया है, कह रहा है कि शुरुआत ही कब हुआ। जैसे हिंदुस्तान में ही देख लो, हिंदुस्तान आज़ाद होता है 1947 में, बट इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी ना, है ना। तो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि शुरुआत कब हुआ था, तो 1822 में शुरुआत हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 में आओ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ, किसको हराने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लड़ाई रोक दी गई? 85 क्वेश्चन नंबर। ऑटोमन ग्रीक, ऑटोमन सीरिया, ऑटोमन टर्की, ऑटोमन इटली। ये देखो एक तो चीज़ है कि ऑटोमन एम्पायर को हराया गया, बट वो ऑटोमन एम्पायर कहाँ रूल कर रहा था? ग्रीस, सीरिया, टर्की, इटली, कहाँ? आपको पता है कि भाई खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई 1990s में, 1919 में सॉरी, है ना। 1980 में ही इसकी कमिटीज वगैरह बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भैया जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी हार हो गई थी, जिस तरफ ऑटोमन एम्पायर था टर्की, हार हो गई थी उसकी। तो इसका जवाब आ ही गया, ऑटोमन टर्की। इसके हारते ही, इसको हराते ही खत्म, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85 का हो गया आंसर। अब उसके बाद आ जाइए भैया 86 में, ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, दिस स्टेटमेंट सेड बाय, किसने कहा है इस तरीके की वाक्य? ये मैं देखो उसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में रूल इसलिए कर पाए क्योंकि इंडियंस उसको मदद कर रहे थे। ये किसने कहा? जब आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई, गांधी जी ने कहा कि चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत किया जाए, है ना। शुरू कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करना है, हेल्प नहीं करना है। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था, और उसी हिंद स्वराज के बुक में इनकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि जिस दिन से हमने अंग्रेजों के साथ हाथ बढ़ाना रोक दिया, छोड़ दिया, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। इनका कहना यह था कि हम किसी भी तरीके से अंग्रेजों का हेल्प ही नहीं करें अगर हमें उनको भगाना है तब। तो ये गांधी जी ने कहा था। आप बताएं कि अबुल कलाम आज़ाद की किताब लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए फेमस है? चलो ठीक है, ये बताओ परमानेंट सेटलमेंट इनकी है, कब की गई ये बताओ, और इनका मकबरा कहाँ है? ये वाहिद एक अंग्रेज हैं, है ना, ये गवर्नर जनरल हैं
जो जिनकी मज़ार जो है वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की किस जगह में है वो बताना है। दादा भाई नौरोजी किस लिए फेमस है, ये बताएं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब थे, और साथ ही साथ इनकी बुक बताएं, ये कौन सा बुक है दादा भाई नौरोजी की, और कौन सा एक थ्योरी दिया है इन्होंने, ये भी बताएं, और इन दोनों की बुक बताएं, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद की और कितनी बुक हैं, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 87, पूर्ण स्वराज किसने मांगा था, कब मांगा गया था, कलकत्ता सेशन 1928, लाहौर सेशन 29, कराची सेशन 1931 या बॉम्बे सेशन 1942। तो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड, सबसे पहले इसका जो जवाब मिल गया है वो ये है बी। अब ये बताइए किसने मांगा, किसने था, किसने दिया था ये पूर्ण स्वराज का डिमांड, किसने रखा था। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्या है, आनंद मठ वॉज रिटन बाई, आनंद मठ किसने लिखा है, मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये बताइए इसका जो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा है इसी आनंद मठ के अंदर लिखा है, ये याद रखिए। आनंद मठ कोई मठ नहीं है, ये एक नॉवेल है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 89, पूना पैक्ट वाज साइंड इन, पूना पैक्ट सबसे पहले बताओ कि किसके किसके बीच में पूना पैक्ट साइन किया गया था। अब बताओ कि कब साइन किया गया था, सितंबर 1931, सितंबर 1929, दिसंबर 1929 या सितंबर 1932। बहुत क्लोज इसका आंसर है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि उस नेशनलिज्म इन इंडिया को मैं यूट्यूब के ऊपर मैं पोस्ट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर हो गया बी। 90, द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह से कौन, किसका रिश्ता है, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे बरदोली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाया जाता है, इनको यहीं पे बताया गया था, किसने कहा, यहाँ के सत्याग्रह कर रही महिलाओं ने ये उपाधि दे दी थी वल्लभ भाई पटेल को, सरदार की उपाधि। 91 में आ जाए, इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इमीडिएट कॉज, देखो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं है कि एक किसी वजह से हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नहीं, देयर वर सो मेनी रीजन, बहुत कई वजूहात हैं, कई कारण हैं, उसमें से जो सबसे इमीडिएट है वो कौन सा था। 91 क्वेश्चन नंबर, मर्डर ऑफ ड्यूक फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया, इनका मर्डर हो गया था, या ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्रोल सर्बिया, क्या जर्मनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर नेवी, कि जर्मनी अपना नेवी को एक्सपेंड करना चाहता था, या द बिल्डिंग ऑफ पावर बाय कंट्रोलिंग अदर कॉलोनीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। इमीडिएट कॉज है ये। 92, हु सेड दैट मैजिनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, किसने कहा है कि मैजिनी है ना हमारे समाज के लिए सबसे खतरनाक इंसान है ना, सबसे खतरनाक दुश्मन है, किसने कहा था, बिस्मार्क, मैटरनिक, नेपोलियन, लुइस फिलिप। क्वेश्चन नंबर 92, बिल्कुल सही, ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक ने एक और चीज़ कहा था, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ड्यूक मैटरनिक, पहले तो ये बताओ कौन है ये, और साथ ही साथ एक ये तो कह ही दिया मैजनी के बारे में, मैटरनिक ने एक और कहा है जो कि इससे भी ज़्यादा मशहूर है, वो बताइए वो क्या कहा है मैटरनिक ने। द ब्रिटेन वुड्स इज सिचुएटेड इन, ब्रिटेन वुड कहाँ पे है ना। क्वेश्चन नंबर 93 बताएं, ब्रिटेन वुड्स कहाँ पे है, रशिया, यूके, यूएस या जर्मनी, बताइए। वेरी गुड, यूएसए में। इसी ब्रिटेन वुड्स के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट एंड अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 94, देखो प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला जो जमाना था, दैट इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब समझ लो, प्रोटो का मतलब होता है पहले, तो यही है। हु रोट हिंद स्वराज, अभी मैंने बात किया कि 1909 में लिखा था, किसने लिखा था, कहाँ गए, महात्मा गांधी। अबुल कलाम आज़ाद की बुक्स याद रखो, सर सैयद अहमद खान का जब एमयू में आओ तो बुक्स याद रखो बहुत बढ़िया से, और प्लस इनकी पूरी लाइफ के बारे में याद रखो। विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग कौन से नेशनल हाईवे को कहा जाता है, NH3, 2, 1, 4, किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, वेरी गुड, नेशनल हाईवे 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। 97, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन
अब इसमें बताइए कि कौन से मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैं। आइस शीट्स, ओशन, ग्लेशियर, डैम। अब इस तरीके से ऑप्शन आप सजाएं। देखो भैया, ओशन में खारा पानी होता है तो फ्रेश वाटर तो होगा नहीं। इसका मतलब देखो इस तरीके से आप बताओगे, जहां 2 होगा उसको काटो। देखो यहाँ पे 2 है, इसको काट दो, एकदम आंसर मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पे 2 है, काट दो। अब 2 ही ऑप्शन बचा है, 1 एंड 3, 1 एंड 4। आइस शीट इसका मतलब है 1, देखो दोनों में है, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली ही है। अब जो सवाल ये है कि भैया ग्लेशियर, यही 2 जगह है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कि 1 एंड 3 हो गया इसका राइट आंसर। इस तरीके से जवाब दो। 98 में आ जाओ, कहाँ गया। वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है। 98, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 98, तो वेरी गुड, जोधपुर के अंदर है। 99 में आ जाओ, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहाँ पे कब हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर है। 1991, 90, 1992 या 1993। क्वेश्चन नंबर 99, वेरी गुड, 1992 में हुआ था अर्थ समिट। और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब के अंदर मुख्य जो कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, है ना, वो क्या है। इंटेंसिव कल्टिवेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग या ओवर इरिगेशन। बिल्कुल सही जवाब, ओवर इरिगेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या कर लिया है, पूरा जामिया मिलिया इस्लामिया के क्वेश्चन पेपर 2017 से लेके 2023 तक का एनालिसिस कर लिया है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ इज़ेड पे आप देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस है, आप आराम से समझें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने को। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो बिल्कुल आप 100 तो नहीं कहूँगा, बट अबव 80 आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और कल से यानी कि 24 अप्रैल 2023 से मैं आप लोगों का फ्री मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। ये मॉक टेस्ट सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे वो आप एमयू में पढ़ रहे हों या जामिया में पढ़ रहे हों। लगभग 1 घंटा होने वाला है। एक बार फिर से मैं बता दूं इस मॉक टेस्ट के बारे में कि ये मॉक टेस्ट है, आपको याद रखना है 11th आर्ट्स मॉक टेस्ट ये होगा। आपको पता है कि मैं आर्ट्स कॉमर्स दोनों और एमयू और जामिया मिलिया दोनों का मैं कराने वाला हूँ मॉक टेस्ट। आपको उसके लिए करना ये है कि zepgr909@gmail.com, इस पे आपने क्या करना है, मेल करना है। मेल क्या क्या करना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है ये है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज 23 अप्रैल है, शाम 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। फ्री में है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईमेल आईडी है, फिर से बता दूं कि zepgr909@gmail.com। क्या क्या भेजना है आपको इस मेल पे, आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपीयर हो रहे हैं वो, और एक फ़ोटो और व्हाट्सअप नंबर, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। साथ ही साथ ये अभी फ़िलहाल में जो मॉक टेस्ट होने जा रहा है वो स्ट्रिक्टली जामिया के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा। और जामिया इस तरीके का सिलेबस सेट करती है। और यहाँ पे आप देख लें, ये चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये मतलब इसको 100% आप लगा के पढ़ाई करें। 100% अपना दे इन 4 चैप्टर्स पे। ठीक, और सिर्फ इतना ही है। अगर सिर्फ आपको जामिया का देना है, सिर्फ इतना ही पढ़ें। एमयू का पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, 9th का भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ लें। सिर्फ जामिया का अगर देना है तो इन 4 ही चैप्टर्स को, सिर्फ हिस्ट्री के ये 4 चैप्टर, बस इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इससे ही क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मैंने दे दिया है, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, तो सीबीएसई के सिलेबस में ये भी है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एक एक्स्ट्रा चैप्टर आपको पढ़ना है। इस पर थोड़ा कम भी फोकस रखोगे तो चलेगा। फिर ज्योग्राफी में आओ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको पढ़ना है। तो पूरा स्ट्रिक्टली जो जामिया ने सिलेबस दिया है उसके ऊपर ये बेस्ड होगा पूरा, और ये एमयू में भी काम करेगा। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जामिया को जो 100% पढ़ना है आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये 4 चैप्टर आपको बहुत मन लगा के, यानी कि 100% दे के आप पढ़ें। बाकी के ये जो फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्स है, इस पर थोड़ा सा कम भी ध्यान रहे तो चलेगा।
अगेन आप आ जाएं सिविक्स में, तो सिविक्स में इस पे ज़्यादा फोकस करना है 100%। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 4 चैप्टर बहुत दिल लगा के पढ़ाई करें, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो बच रहा है ये, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाए सिविक्स में, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर राइट्स, इसमें पांचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता रहा है, तो आपको 100% लगा के इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। और आप देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से ही है, कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बाहर से वही क्वेश्चन है जो जीके और करंट अफेयर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपको इंग्लिश का भी सिलेबस कंप्लीट करना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, नरेशन, अनसीन पैसेज। अगर मार्क्स की बात करें, इंग्लिश 25 नंबर के, जीके 15 और एसएसटी 60। इसी तरीके का टेस्ट भी होगा और इसी तरीके का जामिया मिलिया इस्लामिया अपना टेस्ट भी कंडक्ट कराती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से जामिया के सिलेबस को फॉलो करने की कोशिश किया है, जिससे आप बिल्कुल ऐसा लगे आपको कि आप मॉक टेस्ट नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दें और रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। ये है 23 अप्रैल यानी कि आज 5 बजे, शाम 5 बजे तक आप इस ईमेल आईडी पे पूरा अपना डिटेल भेज दें, बार बार ना पूछें, एक ही बार आप भेज दें, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो और व्हाट्सअप नंबर।